नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 50 जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए मैं लेकर आया हूं और सारे के सारे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जीएस के। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हमारे आज के पहले प्रश्न से। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? दोस्तों हमको इनको इनके क्रम के अनुसार लगाना है, कौन सबसे पहले आया और कौन सा सबसे बाद में आया। तो दोस्तों अगर मैं इन चारों की बात करूं, शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश, इसमें से दोस्तों जो इल्तुतमिश है ये गुलाम वंश से संबंधित है और गुलाम वंश सबसे पहले आया था भारत में। ठीक है, तो पहले तो आएगा इल्तुतमिश, चौथा वाला पहले आएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद गुलाम वंश के बाद जो अगला वंश है वो खिलजी वंश आता है। तो उसके बाद इन चारों में से थर्ड नंबर पर अलाउद्दीन खिलजी आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो क्रम के अनुसार है, इसमें से हमें ऑप्शन के अनुसार देखना है, तो शेरशाह सूरी पहले आता है। ठीक है, हुमायूं से जब झगड़ा होता है उसके बाद हुमायूं भारत से बाहर निकल जाता है। ठीक है, 15 साल के लिए, और उसके बाद शेरशाह सूरी का शासन चलता है और शेरशाह सूरी के बाद जो शासन करेंगे वो कुछ समय के लिए केवल हुमायूं आता है, फिर हुमायूं के बाद अकबर आ जाता है। तो ये हमारा दोस्तों ऑप्शन बन जाएगा फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। और दोस्तों ये हमको मिलता है ऑप्शन बी में, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी ने कोंडना किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? तो दोस्तों शिवाजी ने कोंडना किले को जीतकर उसका नाम रखा था सिंहगढ़। अब दोस्तों शिवाजी कौन थे? तो ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोंसले था और इनकी माता का नाम जीजाबाई था। दोस्तों इन्हें पहाड़ी चूहा के नाम से भी जाना जाता है। इनका दोस्तों जयसिंह के साथ एक संधि होती है, बहुत फेमस है, पुरंदर की संधि के नाम से हम इसको जानते हैं। और ये जो संधि हुई थी ये 1665 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और दोस्तों शिवाजी की जो मंत्री परिषद है उसे हम अष्ट प्रधान के नाम से जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है, अष्ट प्रधान। अगला प्रश्न देखते हैं, चरक संहिता किससे संबंधित है? तो दोस्तों चरक संहिता का संबंध चिकित्सा से है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो दोस्तों ये जो स्थापना की थी ये की थी उदयन ने, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों उदयन कौन था? तो ये हर्यक वंश का एक शासक था और हर्यक वंश का दोस्तों जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। ठीक है, बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु और अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन जो है यहाँ का शासक होता है। और दोस्तों इसी ने पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र को या हम कुसुमपुर के नाम से भी जानते हैं, कुसुमपुर की स्थापना इसी ने की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खिला घोषाल। मक्खली घोषाल दोस्तों इसके संस्थापक थे। और यदि हम बात करें तो बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, वह इसी संप्रदाय को मानता था, आजीवक संप्रदाय को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी वो कब की थी? तो 1906 में। और दोस्तों कहाँ की थी? कलकत्ता में, कलकत्ता अधिवेशन में ये अध्यक्ष थे कांग्रेस के। और दोस्तों इस अधिवेशन की एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि दादा भाई नौरोजी की किताब है, ठीक है, उस किताब का नाम क्या है? तो दादा भाई नौरोजी की किताब है, उस बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई थी? तो दोस्तों जो दो होम रूल लीग शुरू हुई थी ये एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में शुरू हुई थी। अब दोस्तों जिसमें से जो एनी बेसेंट के पास क्षेत्र था वो मद्रास क्षेत्र था। ठीक है, मद्रास को ये संभाल रही थी। और दूसरी तरफ लोकमान्य तिलक, इनके पास जो क्षेत्र थे दोस्तों वो महाराष्ट्र और बेलगांव, बेलगांव दोस्तों कर्नाटक। ठीक है, यहाँ की जो अध्यक्षता या संभाल रहे थे वो कौन संभाल रहे थे? वो बाल गंगाधर तिलक संभाल रहे थे। और दोस्तों लोकमान्य तिलक के जो बुक्स हैं उसका नाम भी आपको याद रखना है, मराठा
केसरी और गीता रहस्य, ये इनकी पुस्तकों के नाम है दोस्तों, बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम में। ये तीनों पुस्तकों का संबंध किससे है? बाल गंगाधर ओ सॉरी लोकमान्य तिलक से है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न का मिलान करें, तो दोस्तों हमको इसमें मैचिंग करनी है। ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो ये आपको बताना है, ब्रह्म समाज के संस्थापक। तो इसके संस्थापक है राजा राम मोहन राय। तो इसका तो हो गया थर्ड। ठीक है, फिर है रामकृष्ण मिशन, और इसके जो संस्थापक है वो कौन है? स्वामी विवेकानंद। तो ये हो गया फर्स्ट। आर्य समाज के संस्थापक दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती है, सेकंड। और सत्य शोधक समाज के संस्थापक हैं केशरी धरालू नायडू। तो ये हो जाएगा हमारे ऑप्शन। तो अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से अपने ऑप्शन देखें तो ये हमारा बैठेगा 3125 ऑप्शन सी में। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? दोस्तों 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का जो प्रस्ताव था वो किसे दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये अधिवेशन में दोस्तों इन्होंने किसको हराया था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो इन्होंने हराया था कांग्रेस के और गांधी जी के नेता पट्टाभी सीतारामैया को। इन्हें हराकर ये अध्यक्ष बने थे। ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया को। बाद में गांधी जी के विरोध से इन्होंने क्या करा दोस्तों? इस्तीफा देना पड़ा, और उसके बाद ये पद दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो दोस्तों यह नारा दिया था महात्मा गांधी ने, करो या मरो का। ठीक है, अब दोस्तों कुछ नारे इंपोर्टेंट है वो भी आपको याद रखने हैं, जैसे इंकलाब जिंदाबाद, ये किसका है? तो दोस्तों ये वैसे तो इकबाल का है, और सबसे पहले अगर हम बात करें तो हजरत मोहानी का है, लेकिन इसे फेमस बनाया था भगत सिंह ने। तो ये भी आपको याद रखना है, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये श्यामलाल गुप्त का है। श्यामलाल गुप्त जी का ये नारा है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। जनगणमन दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर का है। हिंदू हिंदुस्तान, ये दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र का जी का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये नारा है। ठीक, जय जवान जय किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री का है। आराम हराम है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी का है। तो दोस्तों ये कुछ इंपोर्टेंट नारे थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आगे। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों यह जो परियोजना है यह किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों झेलम नदी की, तो झेलम नदी पर परियोजना है जिसका नाम है तुलबुल परियोजना। कौन सी परियोजना है दोस्तों? तुलबुल झेलम नदी पर है। रावी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों रावी नदी पर एक परियोजना है थीन परियोजना। ब्यास नदी पर दोस्तों एक बैराज बना है जिस बैराज का नाम है हरिके बैराज। ठीक है, ये किस पर है? ब्यास नदी से बना है। तो ये हमारा ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, चिनाब। अगला प्रश्न है, बसंत विषुव कब होता है? तो दोस्तों जो बसंत विषुव है वो होता है 21 मार्च को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्क संक्रांति दोस्तों कब होती है? तो वो 21 जून को होती है, ये भी आपको याद रखना है। इसे हम कर्क संक्रांति बोलते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध है तांबे के उत्पादन के लिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये असम में स्थित है। ठीक है, काजीरंगा के अलावा दोस्तों मानस भी यहीं पर है, असम में। ठीक है, मध्य प्रदेश में दोस्तों कूनो नेशनल पार्क है जहां पर चीतों को छोड़ा गया है नामीबिया से ला करके। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? तो दोस्तों जो हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा का उद्गम गंगोत्री से होता है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गोमुख के पास। और ब्रह्मपुत्र नदी है ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, तिब्बत से। कावेरी नदी दोस्तों अगर मैं बात करूं, कावेरी और गोदावरी ये दोनों दक्षिण भारत की नदियां हैं। और कावेरी नदी का दोस्तों जो उद्गम होता है वो कर्नाटक ब्रह्मगिरी से होता है। कहां से होता है? ब्रह्मगिरी कर्नाटक से।
ठीक है, इसे ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी भी बोलते हैं। गोदावरी दोस्तों, गोदावरी का जो उद्गम है वो त्र्यंबक पहाड़ी से है और इसी गोदावरी नदी के किनारे नासिक स्थित है। दोस्तों कावेरी की सहायक नदियों की अगर मैं बात करूं तो कावेरी की कई सारी सहायक नदियां हैं। इसे तो दोस्तों पहली बात दक्षिण की गंगा भी कहते हैं कावेरी नदी को, ठीक है। हेमवती, अमरावती, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, लोकपावनी, ये सब की सब नदियां कावेरी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी की बात करूं दोस्तों तो गोदावरी की भी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे वेनगंगा, पेनगंगा, प्रवरा, पूर्णा, ठीक है। और इसी प्रकार से दोस्तों इसकी ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों अगर हम उत्तर भारत की बात करें या हिमालय नदी तंत्र की बात करें तो दो हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बैंक दर का अर्थ है। तो दोस्तों बैंक रेट का मतलब है कि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों अंत्योदय कार्यक्रम पहली बार शुरू कब हुआ था, तो ये स्टार्ट होता है 25 दिसंबर 2000 को, 25 दिसंबर 2000 को। और इसका दोस्तों जो पर्पस है, उद्देश्य है, वो गरीब से गरीब लोगों की मदद करना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो दोस्तों ये होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों वो कैसी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, मिश्रित। इसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो भारत की मिश्रित है और ऑप्शन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन है हमारा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। तो दोस्तों 1 रुपए का नोट को छोड़कर बाकी के सारे नोट आरबीआई गवर्नर के द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, आरबीआई गवर्नर। वर्तमान में दोस्तों कौन है, तो ये है शक्तिकांत दास, आरबीआई के गवर्नर। और अगर मैं पूछूं आपसे भारत के पहले आरबीआई गवर्नर कौन थे, तो दोस्तों वो थे ऑशबोर्न स्मिथ। ऑशबोर्न स्मिथ पहले आरबीआई गवर्नर थे। अगला है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों फेमा का पूर्ण रूप है, इसकी फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और दोस्तों ये कब लागू हुई थी, तो ये लागू हुई थी 1 जून 2000 को, 1 जून 2000, ठीक है। 1 जून 2000 को ये लागू होती है। पहले इसका नाम दोस्तों फेरा होता है, फिर जो फेरा अधिनियम होता है वो 1973 में आया था और इसी को बाद में चेंज करके 1999 अधिनियम जो आया था उसमें इसको फेमा कर दिया गया और ये लागू होता है 1 जून 2000 से, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है। तो दोस्तों ये जो विषय है ये राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्य सूची में दोस्तों वो विषय आते हैं जिसमें दिए गए विषय पर कानून केवल राज्य सरकार बना सकती है। संघ सूची में दोस्तों वो विषय आते हैं जिसमें दिए गए विषय पर कानून केवल केंद्र सरकार बना सकती है। इसके अलावा दोस्तों समवर्ती सूची होती है, समवर्ती सूची में वो विषय आते हैं जिसमें दोनों राज्य और केंद्र कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी बात को लेकर विरोधाभास होता है तो उसमें केंद्र का कानून माना जाएगा। समवर्ती सूची में दोस्तों आने वाले विषय हैं, शिक्षा है, ठीक है, वन है, शिक्षा है, वन है, विवाह है, ठीक है, बच्चे को गोद लेना है, ये सब इसमें आते हैं समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को किसके अंतर्गत रखा गया है, राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों डीपीएसपी हमने कहाँ से लिए हैं, तो ये हमने आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है। ये कहाँ से लिया है, आयरलैंड से। किस अनुच्छेद में है, तो दोस्तों 36 से लेकर 51 तक ये है, ठीक है। और किस भाग में है, तो भाग की अगर मैं बात करूं तो कौन से भाग में है ये, ठीक है, ये है भाग 4 में। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार किससे संबंधित है, अनुच्छेद 21 से। कब जोड़ा गया था इसको, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था
ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इनका जो एक नारा था, ये एक किताब बोले, ठीक है, वो बहुत फेमस है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये इनका कथन है, इफ इंडिया डाइज, ठीक है, ये याद रखना, जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है ये, ठीक है। चलिए, और इनकी पुस्तक का नाम भी दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी आपको याद रखना है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसकी है, जवाहरलाल नेहरू की। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो हित हैं ये किस में है, अल्पसंख्यकों के अनुच्छेद 29 में, ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है। तो दोस्तों भारी जल का काम होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हास्य गैस है, तो दोस्तों हास्य गैस किसे बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस में होती है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक जो होती है वो होती है लाल रंग के प्रकाश में, ठीक है, किस में होती है, लाल रंग के प्रकाश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक सेकंड दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक, हाँ, लाल रंग के प्रकाश में होती है। अगला प्रश्न है, जड़ें विकसित होती हैं, तो जड़ें दोस्तों किससे विकसित होती हैं, जड़ें विकसित होती हैं मूलांकुर से, ठीक है। तो दोस्तों ये जो बीज होता है, तो बीज नीचे की तरफ जो ग्रोथ करता है इसे मूलांकुर बोलते हैं, और इसे बोलते हैं तना, जो ऊपर की तरफ वृद्धि करता है, इसे परांकुर बोलते हैं दोस्तों, और इसे बोलते हैं मूलांकुर, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाइग्रोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों हाइग्रोमीटर नापता है वायुमंडल में आर्द्रता, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों पूछता हाइड्रोमीटर, ठीक है, हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर जो है दोस्तों ये घनत्व नापता है, आपेक्षिक घनत्व। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य देश हैं। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र में दोस्तों सदस्य हैं वर्तमान में 193, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसकी स्थापना दोस्तों कब होती है संयुक्त राष्ट्र की, तो 24 अक्टूबर 1945 को जो है इसकी स्थापना होती है, ठीक है। अब इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, तो मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। दोस्तों इसके 6 अंग हैं, कौन कौन से अंग हैं, तो महासभा है, ठीक है, महासभा, सुरक्षा परिषद, और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, परन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, और सचिवालय। तो ये इसके 6 अंग हैं, ठीक। और जो इसका दोस्तों एक अंग है जिसको हम बोलते हैं परन्यास परिषद, ये दोस्तों इनएक्टिव है। आईसीजे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय दोस्तों वो द हेग नीदरलैंड में है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गांधीनगर में कलोल के पास देश का पहला नैनो डीएपी संयंत्र किसने स्थापित किया है। तो दोस्तों यह स्थापित किया है इफ्को ने, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए, इसका मुख्यालय दोस्तों कहां पर है। तो दोस्तों इसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। वियना जो है दोस्तों वो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मालाबार अभ्यास में कौन सी दो नौसेनाएं भाग लेती हैं। तो दोस्तों इसमें भाग लेती हैं भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के पहले 3D कंक्रीट मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो दोस्तों यह किया गया था बेंगलुरु कर्नाटक में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना को एयरबस C295 विमान प्राप्त हुआ है, यह किस प्रकार का विमान है। तो दोस्तों यह जो विमान है ये एक परिवहन विमान है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पशु प्रजाति निपाह वायरस का प्राकृतिक भंडार है। दोस्तों याद रखना, आपको जो निपाह वायरस है ये किससे फैला है, दोस्तों चमगादड़ से फैला है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2023 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो दोस्तों भारत का जो स्थान है इस समय वो है 40वां,
ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस 2023 का विषय क्या है? तो दोस्तों इसका जो विषय है वो है पर्यटन और हरित निवेश। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों WTO का मुख्यालय भी आप यहाँ पर याद रखेंगे, तो वो कहाँ है? जेनेवा में है। ठीक है, कहाँ पर है? जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2028 ओलंपिक में क्रिकेट किस प्रारूप में खेला जाएगा? तो दोस्तों क्रिकेट जो खेला जाएगा वो T20 प्रारूप में खेला जाएगा, उसको इसी बार से शामिल किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लिंगराज मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये मंदिर स्थित है दोस्तों उड़ीसा में, और उड़ीसा में कहाँ पर? भुवनेश्वर में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, भुवनेश्वर। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 29 जुलाई, 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम शामिल हुए थे? तो दोस्तों गांधी जी कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए थे वो अधिवेशन था कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। ठीक है, अब यदि पूछता कि अध्यक्षता कब करी थी, तो दोस्तों अध्यक्षता 1924 में की थी बेलगांव अधिवेशन में। तो ये दोनों अलग अलग स्थान हैं और अलग अलग डेटे हैं। शामिल पहली बार 1901 में हुए थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश को पहले यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, संयुक्त प्रांत। ठीक है, ये इसका पुराना नाम है उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, अगला, और दोस्तों इसका एक चीज और याद रखेंगे, काकोरी षड्यंत्र को अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहां पर स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दोस्तों ये आगरा के पास स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध को जो निर्वाण प्राप्त होगा वो होता है कुशीनगर में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सबसे छोटा ग्रह है बुध, आपको पता ही होगा। और अगर मैं पूछूं सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों वो कौन सा है? जुपिटर, बृहस्पति। ठीक है, ये सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत भारतीयों के लिए ये नारा किस संस्था ने दिया था? तो दोस्तों ये जो नारा दिया है वो दिया है आर्य समाज, दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों ये, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो पहला परमाणु संयंत्र है वो है तारापुर परमाणु संयंत्र। और दोस्तों ये कहां पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहां पर है? महाराष्ट्र में है। दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।